बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून शीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इसके साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए भी। हारून साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर सबसे पहले तो पॉलिटिक्स के मुतालिक, लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी कि क्या चीज़ें बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम तब्दील हो रहा है, मगर पाकिस्तान का सियासी जो दर्जा हरारत है वो भी ऐसा लग रहा है कि उफ़क़ को छूने लगा है। पीडीएम की तहरीक के हवाले से जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और खबरें आ रही हैं सामने कि उनकी तरफ से जो पहला जलसा किया जाना था 11 तारीख को, उसको मुलतवी कर दिया गया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी 25 तारीख को जो उन्होंने अपना जलसा करना था उसको भी मुलतवी कर दिया है। अब बात पहुंच गई है 18 अक्टूबर के ऊपर, तो क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा? मगर इस सारी सिचुएशन में इत्तेहाद तो अपोजिशन का है, मगर लाइमलाइट में सिर्फ हमें मियां नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। गद्दारी हो, मुल्क दुश्मनी हो, सुबायत हो, लसानियत हो, बड़े सूबे हैं पंजाब और सिंध जिसके अंदर इसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। आखिर सियासत किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मैं कराची के हवाले से भी बात करेंगे। कराची में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं, लसानियत की, सुबायत की, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अलग सूबे की बात हो रही है। सारी सूरत हाल में कराची के अंदर खुदा ना ख्वास्ता बदअमनी का कितना खतरा पैदा हो सकता है, इसके ऊपर भी तजिया हासिल करने की कोशिश करेंगे। कोरोना एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है, एक मरतबा फिर से कहा गया कि एहतियात कीजिए, हो सकता है कि बदलता हुआ मौसम आपके लिए मजीद तकलीफ का बायस बन जाए, इसलिए एहतियात कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से भी आवाम से अपील की गई है। जो उसूली लॉकडाउन का फैसला आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ है, इससे मुतालिक भी तफसील से बात होगी। मगर इसके साथ साथ आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग है शिद्दत इख्तियार कर गई है और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ सकती है। मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि शायद वो भी इस जंग का हिस्सा है, या उन्हें कितना इस फासला इख्तियार करना चाहिए। इस वक्त क्या सूरत हाल बन सकती है सेंट्रल एशिया से मुतालिक, उसके ऊपर भी मैं शहजाद चौधरी साहब और हारून साहब का तजिया लूँगी। मगर इसके साथ साथ चूँकि डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्हें मिलिट्री अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी कि क्या होता है। मगर इसके साथ साथ जैतून के हवाले से भी फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे, जो हारून साहब की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिलना शुरू हो गए हैं। हारून साहब, आप बात करते हैं ऑपोजिशन, तो हुकूमत का तो ये करिश्मा भी है, मुझे लग रहा है कि बार बार कह रहे थे कि इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा, तहरीक पारा पारा हो जाएगी। ये जलसों का मुलतवी होना इसी चीज़ की शाखसाना तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि इससे मेरे पास इस पर मालूमात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इख्तलाफात से ज्यादा कोहिजन की कमी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते होते होगी। फरीकाइन को एक दूसरे पे, 3 फरीक हैं, ये फरीकाइन का लफ्ज काफी गलत इस्तेमाल होने लगा टेलीविजन पर कसरत के साथ। फरीकाइन कहते हैं 2 फरीकों को। तीनों फरीकों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी पार्टियों में भी नहीं है, और लोग नेग्लेक्टेड भी फील करते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान को दे दी है क़यादत, तो उसके भी बुरे असरात महसूस किए जा रहे हैं। इसलिए कि वो खास एक महदूद मकतब फिक्र के, जो एक नैरो पर्सपेक्टिव में सदियों से ऑपरेट कर रहा है, चाहे उसमें बहुत अच्छे बड़े लोग भी पैदा हुए हैं, कोई शुबा नहीं है, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा तारीखी किरदार अदा किया और जिनके 2 लीडरों ने पाकिस्तान का परचम खोला, ढाका में भी और कराची में भी। देखिए, एक तो इससे दचका लगा है, दूसरा कुछ खबरें हैं जी। देखिए, एक तो ये पार्टी के अंदर जो सर्वे हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि पार्टी इससे शाद नहीं है। मतलब ख्वाजा आजम का नाम लेके आज किसी ने मुझे बताया कि उनकी तफसील से गुफ्तगू हुई है और वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है पॉलिसी। फिर ग्रुप बन गया, ख्वाजा साहब का है, हसन इकबाल का है, साद रफीक साहब का भी एक छोटा सा ग्रुप है, तो मोहतरमा मरियम का भी बहरहाल एक ग्रुप ही है। और खबर ये है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें शहबाज शरीफ साहब रिहा हो सकते हैं और वो कुछ ऐसे कानूनी नुकात सामने आए हैं, और मोहतरमा मरियम नवाज गिरफ्तार हो सकती। सही, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, शिहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। मरियम साहब से मुतालिक जो हारून साहब ने बात की है, वो तो पहले भी उनके जो एक इजलास हो चुका हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कन्वेंशन के अंदर भी ये बात की थी, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी जो शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कर चुके थे। मामला ये है कि गुजरांवाला के अंदर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पावर शो किया जाएगा मरियम साहिबा की तरफ से, हो सकता है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाए। मगर गुजरांवाला उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा एक कारकुन उनका गुजरांवाला के अंदर है और बड़ी जमात ये मजबूत समझी जाती है। मगर वहां से भी अब कहा जा रहा है कि इनके अगेंस्ट आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ जो इनका बयानिया है उसको फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। तो सिचुएशन क्या बन सकती है गुजरांवाला को लेकर? अरे सरवत, पहला मेरा जो है ना ऑब्जेक्शन वो इस चीज पे है कि ये जो है ना कारकुन वाला लफ्ज, इसको हमें थोड़ा सा तफसील में देखना चाहिए कि कारकुन असल में होता कौन है। कारकुन है नजरियाती कारकुन। कारकुन होता है जो नजरियाती हो, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तल्लक रखा, बड़ी देर तक रखा। गो कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रह गई जो कि पहले थी, लेकिन उनके जो लोग थे उनको कारकुन बोले, उनको जियाले बोले, उनको जो मर्जी बोले। ये जो हमारा पंजाब का कल्चर है, जो गुजरांवाला की आपने बात की, या यहाँ जो PMLN का जो होल्ड है, वो असल में इलेक्टोरल्स का होल्ड है। मिसाल के तौर पे अगर चकवाल है, गुजरात है, गुजरांवाला है, ये सबके सरगोदा है, वहाँ पे सरगोदे के चीफ में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इस मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ जाना है या PMLN के साथ ही रहना है, या वो PTI के साथ जाएंगे, या वहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब तो चले, उनके जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा और तहसीलों में चले जाएं तो वहाँ के लोग डिसाइड, वो जो इलेक्टेबल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस दफ़ा उनका रुझान किस तरफ है। सिमिलरली गुजरात की बात कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वोट हैं ये उन इलेक्टेबल्स के हैं, और गुजरात और पंजाब जो है ये सारे का सारा तकरीबन इलेक्टेबल्स के साथ ही बनता है। और इलेक्टेबल्स का अब अगला मुआहदा होता है अपने मुस्तकबिल की लीडरशिप के साथ। अगर वो PMLN के साथ हो गया तो आपने सडनली कहा वाह जी वाह PML, ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ भी कभी रहे और अब बड़ी तादाद में पाकिस्तान PMLN के साथ आपको नजर आते हैं। तो कारकुन एज सच नहीं है, ये उनका वोटर है। और वोटर क्यों है? क्योंकि उनके मोहल्ले का है, उनकी बरादरी का है, उनके इलाके का है, कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई राई है, कोई क्या है, उसने उसको वोट देना ही देना है, बिकॉज दैट इज हाउ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब इज। इसलिए पंजाब की पॉलिटिक्स में कारकुन का तल्लक बहुत कम और वोटर का काम ज्यादा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये जो हालांकि हारून साहब ने आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया PMLN की अपनी इंटरनल जो डायनामिक्स है, एक और डायनामिक हमें नहीं भूलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है इस APC के बाद PDM के अंदर जो है, इसके अंदर अभी तक तय नहीं हो पाया, वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है। वो ये नहीं देखना चाहते कि उनके हाथ से लीडरशिप जो है, सारा काम उन्होंने किया, लोगों को उन्होंने बुलाया, वरना मौलाना फजलुर रहमान तो पहले कितनी कोशिशें कर चुके हैं APC की। लोग जाते थे लेकिन कोई ना कोई पीछे रह जाता था, सबके सब कभी मौजूद नहीं होते थे। तो लोग मौलाना साहब को अपनी लीडरशिप हैंडओवर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, लेकिन आपको नजर आता है कि PMLN ने उनके बकौल मिला लूटा और तकदीर दे दी मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये जो 3-4 बड़े बड़े खिलाड़ी हैं PDM के अंदर, उनके अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है। और दैट इज वाई मेरी नज़र के अंदर, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मेरी नज़र के अंदर अभी ये जो जलसे हैं इनको थोड़ा पेंड किया जा रहा है। तो एक और चीज़ है कि इन जलसों को पेंड करने का एक और भी मकसद हो सकता है कि ये जो लेन देन है, ये जो बातचीत है, इसके अंदर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, क्या इसी को लेवरेज करके जितना कुछ फ़ायदा ले लिया जाए। तो वो जिस तरीके से हारून साहब कह रहे थे कि शायद मुख्तलिफ उसके ग्रुप्स हैं जो कि इन कांटेक्ट हो सकते हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाए, कोई और अंदर चला जाए, वगैरह वगैरह। वो मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद इतना जल्दी ना हो पाए, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उस दौरान में इतनी जल्दी कोई उनसे एग्री कर जाए कि आप हमसे बातचीत करें और हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी और भी अहम चीज़ें हैं जिसके लिए नून लीग कहा जा रहा है कि अपने आप को मजबूत कर रही है। मेरे प्रोड्यूसर साहब एक क्लिप रखा है हारून साहब का कल के प्रोग्राम मुकाबिल से मुतालिक क्लिप सुना देते हैं अपने देखने वालों को, वापस आके उसी के ऊपर हारून साहब से मैं बात करूंगी। मेरे सोर्सेज कहते हैं और ये रिलायबल हैं कि इंडिया के मिलिट्री अटैची से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। वो फ्रस्ट्रेशन में पै दर पै गलतियां कर रहे हैं और ये लंदन ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी अदारे इतने कमजोर नहीं हैं कि इस तरह के इत्तलात की तस्दीक न कर सके। हारून साहब, ये मैंने क्लिप सुनवा दिया अपने तमाम देखने वालों को। कुछ आवाजें आ रही थी इन खुफिया मुलाकातों के ऊपर, जी मुलाकातें हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर
रहे हैं जो शायद उनके कद से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं, उनका कद इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर उनके सियासी किरदार को हम सामने रखते हैं, वो इतने इनकलाबी इस वक्त बन चुके हैं, क्या वाकई उनका सियासी किरदार या कद काट सियासत के हवाले से इतना बुलंद नहीं है जिस किस्म के काम और जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं? वो इनकलाबी तो खैर कभी थे ही नहीं, एक लम्हे के लिए कि कभी इनकलाबी वो नहीं थे। उनका सारा सिलसिला देख लें, सारी जिंदगी देखें, उनका खानदानी पस मंजर देखें। 1937 में मियाँ शरीफ साहब मरहूम, उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान तशरीफ लाहौर तशरीफ लाए थे। लाहौर सियासी तहरीकों का मरकज था। लाहौर में कांग्रेस ने कामल आज़ादी की तहरीक मंजूर की थी, रावी के किनारे कन्वेंशन हुआ था। 1940 में लाहौर ही में तहरीक करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। मगर आपको मालूम है कि 37 से लेके 46 तक जब इलेक्शन हुए, इस खानदान के किसी आदमी की किसी सियासी सरगर्मी का, वो 7 भाई थे, कोई सुराग नहीं मिलता। आज सैकड़ों बच्चों के खुतूत शाया हो चुके हैं जो अपने जेब खर्च से जिन्होंने कायद-ए-आज़म को चंदा भेजा था। इनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं था। इनका ताल्लुक सियासत से उस वक्त पैदा हुआ जब ये इनकी इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली गई। कोई इनका सियासी मिजाज नहीं है। ये यूब खान के ऐद से फायदा उठाया उन्होंने, उसके ऐद से फायदा उठाया, याया खान के अपना कारोबार करते रहे। और इनके बेचारे लेन देन करने वाले लोग थे, निचली सतह के एहलकारों को कुछ ओबलाइज कर दिया, ऊपर वालों को ओबलाइज कर दिया। एक वाक़या चौधरी शुजात साहब ने लिखा है कि वो एक दिन चौधरी शुजात अपने वालिद के पास गया, चौधरी जोहरलाई के पास, कहा कि वो एक लड़का है, शरीफ अपना नाम बताता है और मियां शरीफ का बेटा है, और वो कुछ पैसे लेके आया, चंद लाख रुपए, और वो कह रहा है कि ये आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए है। तो उन्होंने कहा कि उसको बच्चे को समझाओ जाकर, नौजवान ये कैसी पिछड़ाना बातें कर रहा है, हम लोगों को पैसे देते हैं, लेते नहीं है। और ये चौधरी खानदान के बारे में हम सब जानते हैं कि और बहुत सी चीजों पर एतराजात हो सकते हैं उनकी सियासत पे, और होते ही रहते हैं। लेकिन ये है कि न चौधरी जोहरलाई हाथ फैलाने वाले आदमी थे, न चौधरी शुजात हाथ फैलाने वाले आदमी, न परवेज इलाही लोगों से चंदा लेके इलेक्शन लड़ते हैं। ये बेचारे एक और मिजाज के लोग थे। अब जो हादसा हुआ है इसको कोई नोट नहीं कर रहा है, एक आध आदमी। आज एक कॉलम मैंने पढ़ा, लेकिन मैं बहुत दिनों से इस पे सोच रहा था। मियां साहब जज्बाती तवाजुन खो चुके हैं, और ये एक दिन में नहीं हुआ, रफ्ता रफ्ता हुआ। जब आदमी पे याद रखिए कोई जबिल्लत गालिब आ जाती है, मैंने इस पे बहुत से कॉलम लिखे हैं जिंदगी में। जब आदमी पे कोई एक जबिल्लत गालिब आ जाती है, दौलत की, शोहरत की, और बहुत सी जबिल्लतें हैं, गुस्से की, इंतकाम की जबिल्लत गालिब आ जाती है, कोई और क्रेज सवार हो जाती है। हमारे एक मरहूम अदीब थे, मैं इनका नाम नहीं लेता, उन्होंने एक इंडियन अदबी जरीदे को लिखा कि मैं पैदल वॉक करके पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल होता हूँ, आप मुझ पर एक शुमारा शाया करें और मेरी प्रोजेक्शन करें। ये खत किसी को भी हो सकता है। वो एक खत किसी कैफियत में है, और ये सिलसिला उनका शुरू हुआ बहुत पहले, और बिगड़ते बिगड़ते नफ्सियात बिगड़ती गई। आदमी को खाम ख्यालात आते हैं, उनसे आदमी को लड़ना होता है। देखिए ना, असलम बेग से उनका झगड़ा हुआ, हो सकता है असलम बेग कसूरवार हो। इसके बाद जनाब असलम बेग के बाद आए गालिबन चौधरी साहब, वहीद काकड़ आए उनके बाद, नहीं आसिफ नवाज, कौन आया, जंजुआ साहब आए। अच्छा, जंजुआ साहब भी थोड़े से जज्बाती आदमी तो थे, मगर ये कि उन्हें ये था, शिकवा था कि मेरी जासूसी की जाती है। हुसैन नकी का नाम किया उन्होंने, हुसैन नक्कानी का माफी चाहता हूँ। हुसैन नकी तो बहुत ही मोतबर बुजुर्ग अखबार में। अच्छा, फिर उनके बाद आए अपना काकड़ साहब आ गए, और फिर काकड़ साहब से भी शिकायत होने लगी। फिर ये दोनों चले गए, और जनाब एक दिन वो ले गए उनको अलग तलग किसी जगह पे गुलामी साखा। उन्होंने कहा ये हाल है, मैं कायदे कानून पे इसरार करता हूँ, ये सुनते नहीं है। मोटरवे पे इतने पैसे जाया किए, फौजी अफसरों को अब्लाइज करने की कोशिश करते हैं। जंजुआ साहब का किस्सा है, उनका किस्सा है। जहांगीर करामत साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कायम करने की दरखास्त की, तजवीज पेश की कहना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छी तजवीज थी। आखिर इस मुल्क में फाइनली वही हुआ है, आईनी तरीके से नहीं हुआ कि भाई एक प्लेटफार्म हो जिसमें हारमनी हो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के दरमियान, क्योंकि ये मुल्क एक खास तरह का मुल्क है।
इसको हर वक्त इसके वजूद को खतरा रहता है, सिर्फ इंडिया से नहीं, उधर अफगानिस्तान से ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती रही, यहाँ प्रॉक्सी वॉर्स भी होती रही। उन्हें वो शहीद मेहदी कहते हैं, उनकी बरतरफी का खत लिख दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने रोका, अगले दिन वो खुद ही आके इस्तीफा दे गए। मेरा ख्याल है उन्हें इल्म हो गया था, शरीफ आदमी थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनरल मुशर्रफ को बनाया गया। वो भाई कोई एक आदमी है जिससे आपका गुजारा हो सकता है, जनरल बाजवा को बनाया गया। जो लोग जनरल बाजवा को जरा सा भी जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि वो नहायत खुशनलाक आदमी है, बड़े जबरदस्त कम्युनिकेटर हैं, हर एक से मामला चलाने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं वो गए उनका इस्तकबाल किया गया। कितने अरब शहजादों के इख्तलाफात उन्होंने तय कराए, मेरे इल्म है। ठीक है, अच्छा, उनसे भी आपका गुजारा नहीं हो सकता। ठीक ठीक, कोई आदमी आ जाए उससे आपका गुजारा नहीं, किसी सदर से गुजारा नहीं। फारूक लगारी को फारग किया, गुलाम इसा खां को जाना पड़ा। उसके बाद जो ये सिर्फ एक थे तारड़ साहब जो लतीफे सुनाते थे, और तो मैं इन्होंने कभी, मेरी खुद भी जब उनसे मुलाकात हुई तो लतीफे ही सुनाया उन्होंने, और कोई काम की कोई बात तो कभी की। तो देखिए वो एक जज्बाती तवाजुन खो चुके हैं, वो बदला लेना चाहते हैं इमरान खान से भी, मिलिट्री लीडरशिप से भी, उन लोगों से भी। कौम को भी वो ताना दे चुके हैं, तुमने मुझे कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये तो बयानिया उनका मुज़ाहमत का है, जारिहत वाला बयानिया है। कोई मज़ाहमत नहीं जी, क्या मज़ाहमत है, एक कोशिश है दबाव डालने की। मैं उसके लिए सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। साहबजादी उन्हें भड़काती हैं। देखिए वो तो कानपुर से उन्हें खिताब ही नहीं करना था, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो तो मरियम बजी तो हो गई। उन्होंने कहा भी, बिलावल ने कानपुर से उन्होंने बुलाई थी कि आप तशरीफ फरमाएं, आपके चचा तशरीफ फरमाए वो पार्टी के साथ। उन्होंने कहा नहीं मेरे वालिद, और कहा कि वो लीडर नहीं है, वो इमाम है। ठीक है, ठीक है हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट नाहल करार दे चुकी। माफी चाहता हूँ, बात बहुत लंबी हो गई। चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है वो बात करें। जी जी, शहजाद साहब, जो हारून साहब बात कर रहे हैं, जो खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, कल हारून साहब ने भी इस खबर को ब्रेक किया कि मिलिट्री अताशी हैं भारत के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। आज शहबाज गिल साहब ने कहा कि उनके बेटे ने भी मुलाकातें की हैं, और मरियम साहबा की भी कुछ मुलाकातें पिछले 15 रोज़ में हुई हैं। उनके पास नाम भी मौजूद है जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो बदले की आड़ में क्या आप दुश्मन के साथ हाथ मिला लेंगे अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के इक़्तिदार के लिए? क्या आप अपने दुश्मन से हाथ मिला लेंगे? पूरी पाकिस्तानी अवाम को आप कहाँ पर जाकर खड़ा कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का दर्द समझिए ना, उनका दर्द क्या है। उनका दर्द ये है कि मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, मुझे सज़ा हो गई, मुझे करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, मुझे सादिक और अमीन नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर जेल हो गई, और जेल में मैं जलता भुनता रहा, सड़ता रहा, तो फिर मुझे वहाँ से किसी तरीके से निकाल दिया गया। अच्छा, ये तो उनकी कहानी है। बेशक उनकी उम्र भी काफ़ी है और उनकी बीमारी भी उनके साथ कोई ना कोई लगी हुई है, जो कि आम तौर पे इस उम्र के आदमी, हमसे 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई चीज़ तो लगी जाती है इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सब कुछ हो रहा था, और फिर उनको ये भी पता है कि जब वो पावर में होते हैं तो पावर में किस किस्म की शहनशाहियत का एक अंसर होता है, तो ये तमाम चीज़ें इंसान मिस करता है। फिर वो वहाँ बैठे हैं, लंदन चले गए, पहले तो बीमारी की वजह से, फिर उसके बाद इसलिए अब वहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे सारे का सारा सियासत यहाँ खेली जा रही है। छोटे भाई भी इधर हैं, बेटी उनकी यहाँ पे थी, वो आ नहीं पा रही थी। यानी वो जो अंडरस्टैंडिंग उनके नज़दीक किसी के साथ हुई थी, उसके कुछ हिस्से शायद वो तय नहीं पाए जा रहे थे, और ये कहा गया था कि बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आप फिर से अपनी जगह के ऊपर पहुँच जाए। शायद कहा गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी नज़र लगता यूँ है। एक और तो इस वजह से एक रिएक्शन है, और एक वो नजर आता है आपको कि बिल्कुल सब्र करने के मूड में नहीं है। 5 साल उनसे गुजार रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गलती करिए बैठे कि यहाँ जेल में होते तो सारी पार्टी उनको हर जुम्मे को या जुमेरात को मिलने जाती। अब वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे वो 2 बेटे हैं उनके, और बाकी घर के चंद और ख़ानदान, तो मिलने कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। दूसरी बात, उनका ख्याल है कि अगर मैं इस फौज को, जो कि इमरान खान के पीछे जैसा उनके मुताबिक खड़ी है, और उस वो लेके आए, इस फौज को अगर तंग करना है तो ये बताओ कि मैं तुम्हारे राज भी खोलूंगा, और मैं इंडिया के साथ भी मुकालमे में हूं, ताकि मैं कुछ राज तुम्हारे उनको भी बता दूंगा। मैं कोई 34-35 साल फौज में या एयरफोर्स में गुजारे, बड़ा करीबी
सबसे ताल्लुक रहा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे राज इनको पता भी होंगे जो कि इंडिया वालों को पहले से नहीं पता। जितने उनको पता है वो इंडिया वालों को भी पता है, और हमें इंडिया वालों के बारे में उससे भी ज़्यादा पता है, और जो हमारे और भी राज हैं वो इनको नहीं पता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये जानते हैं उसके बताने से, या वो ओपन सीक्रेट्स हैं, वो उनके बारे में अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म बात करता है तो 100 बिस्मिल्लाह बात करे, ज़रूर बात करे। मैं तो कहता हूँ कि वो करे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो आर्मी, इंडियन का आर्मी अटैची मिले, उन्होंने खुद बुलाया होगा उसको, ये प्रेशर दिखाने के लिए। उनको पता है उनको शायद कोई देख रहा है, उसके बावजूद उसके मुझसे मुलाकात होती है, तो इसका मतलब यह है कि पैगाम दिया जा रहा है कि मेरा ताल्लुक आज भी कायम है, मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों के सारे राज अफशा कर दूँ। राज आपके पास है ही कौन सा? उन्होंने 3 चीज़ें बात की, टॉमाहॉक की बात की, उन्होंने न्यूक्लियर, ये अपने जो एटमी धमाके थे उनकी बात की, F-17 थंडर की बात की। इन तीनों चीज़ों के अंदर मियाँ साहब बड़े कम सच के साथ बात कर रहे हैं, असल हकीकत का उनको भी नहीं पता। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, इसके ऊपर मैं कम से कम और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम हर मजमून पे एक किताब लिख सकते हैं जिसमें मियाँ साहब का रोल बिल्कुल एक बाय स्टैंडर का होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा राज है नहीं, उनको मिल लेने दें इंडियन से, अच्छी बात है, तल्लुकात में जरा बेहतरी आ जाती है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया कि वो जो एटमी प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूशन का बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, मिसाइल के हवाले से बात करते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक आएंगे इसी पॉइंट से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ कराची के हवाले से खास तौर पे बात होगी, जहां पर एक दूसरे के जवाब में रैली निकाली जा रही है, मार्च किया जा रहा है, मगर इस सारे सूरत हाल में सिर्फ कराची की आवाम सफर कर रहे हैं। आखिर कराची का मुस्तकबिल बनेगा क्या? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मैं इसके ऊपर बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हारून साहब, शहजाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था एटमी प्रोग्राम के हवाले से, मिसाइल के हवाले से, और नून लीग पूरी ये क्रेडिट लेती है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, के हमने मुल्क के लिए बड़ा काम किया, बड़ा कंट्रीब्यूट किया, हम पे गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं, हम कहाँ से गद्दार हैं। तो कितना वाकई इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसका बार बार ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं? देखिए, गद्दार का लफ्ज तो अच्छा नहीं है, ये इतने भद्दे तरीके से इस्तेमाल होता रहा कि इस लफ्ज को इस्तेमाल ही तर्क कर देना चाहिए। लेकिन देखना ये चाहिए कि हकायक क्या है। बिल्कुल, एटम बम 1983 में मुकम्मल हो चुका था, जनरल ज़िया के दौर में उसका कोल्ड टेस्ट हो चुका था। रह गए मिसाइल। मैं बहुत तफसील में इसलिए नहीं जा सकता कि मुल्क के दिफाई मामलात के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो खा दुनिया को मालूम भी हो, उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए। देखिए, शाहीन मिसाइल बन चुका था, मगर ये मिलिट्री लीडरशिप ये समझती है, गौरी मिसाइल बन चुका था, मगर मिलिट्री लीडरशिप ये समझती थी कि बेहतर मिसाइल और भी बनने चाहिए। मुसलसल ये चौधरी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, ये एक मुसलसल अमल होता है असले को बेहतर बनाने का। अल खालिद टैंक बन चुका था, मैं उस दिन वहां मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब को भी मौका दिया गया, असलम बेग साहब ने, बुजुर्ग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उनका ऐलान हो चुका था जिंदिया साहब का, इन्होंने उसे चला कर देखा। देखिए, एटमी प्रोग्राम तो एटम बम तो मुकम्मल हो चुका था 93 में, ये 1990 में जाकर वजीर आजम बनते हैं। और ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूँ कि जब ये वजीर आजम बने उसके बाद एटमी प्रोग्राम के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए पैसों की अदायगी में ताखीर होने लगी। जब तक ये मामला गुलाम इसाक खां के हाथ में था, वो चेक पहले भेजते थे और बाद में बात करते थे, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज थी जिसमें पाकिस्तान की बका का निसार था और वो चीजों में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। वो मीटिंगों में जाते थे, बाजों का साइंसदान कोई बात कहते थे तो वो कहते थे पिछली दफा तो आपने ये बात कही थी। चनाची उनके नाम पे गुलाम इसाक खां इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया जो सवाबी में है और दुनिया के बेस्ट अदारों में से एक था। अफसोस कि वो दवाल का शिकार हो गया। इन्हें तो कभी, जहां तक मुझे मालूम है, नंगी आंख से एटम बम दिखाया ही नहीं गया, न कभी मिसाइल दिखाया गया। अच्छा, मिसाइल जिन साहब की जिम्मेदारी लगाई गई, उन्होंने कहा अब नाम लेना ज्यादा अच्छा नहीं है, वैसे लोग जानते ही हैं, उन्होंने कहा मैंने तो नेकेड आई से कभी मिसाइल देखा ही नहीं है। तो उनसे कहा गया कि मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है,
पाकिस्तानी साइंसदान जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन साइंसदानों की टीम है। वसाइल बेशक महदूद हो, हमने बहुत सी स्टेट ऑफ आर्ट चीजें बनाई है मिसाइल समेत, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक जमाने में अपने वजीर खजाना से जनाब जीनियस जो है इसहाक डार साहब उनसे मशवरा करता रहे कि तनख्वाहें लेट कर दी जाए आर्मी की, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। जिसे जरदारी साहब ने एक रात ये हरकत की थी कि ISI को मदाद कर दे जाए वजारत दाखिला के, यानी आप अंदाजा लगाएं जो आदमी सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनता है इस्लामाबाद का, रहमान मलिक, तो वो कहता है कि इसकी प्राइस कुछ और नहीं बढ़ सकती, इतनी नहीं बढ़ सकती, और ज्यादा अपनी नहीं बढ़ाई जा सकती, उसके मदाद कर दिया ISI को। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्होंने अपनी जाती जिंदगी पंजाब मरी के गवर्नर हाउस पर कितने पैसे इन्होंने लगा दिए। इनका रहन सहन देखें, इनका अंदाजे फिक्र, जहाज में सवार होने के बाद ये मर रहे थे, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये कह रहे थे मैं मर रहा हूँ। जहाज में सवार होने के बाद जो पहला मंजर देखा गया तो ये अंगूर खा रहे थे जी बिल्कुल। और जब जद्दा इन्हें ले जाया गया उठा कर जबरदस्ती, तो जो पहला काम इन्होंने किया वो बेकरी पे ऑर्डर दिया कि फलां बेकरी से फलां चीजें लेके आए। तो जमात इस्लामी के एक लीडर उसी शाम इत्तफाक से वहां थे, उन्होंने मुझे बताया दिन में 5 बार ये खाना खाते हैं। इनको लकड़ियों की जरूरत पड़ गई और पालक गोश्त के लिए सऊदी हुकूमत इजाजत नहीं देती थी, सवाए खाने पीने के, दौलत जमा करने के। 70 करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिया अपने घर की 4 दीवारी बनाने पे, 7-8 पुलिस वाले वहां ड्यूटी देते थे। ये किस तरह की बातें करते हैं? देयर इज ए डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैंने किया तो कुछ नहीं मगर मुझे अजीम आदमी मान लिया जाए। एक मौके पर इन्होंने मिशाल जो है यासीन मतलब मशहूर कश्मीरी लीडर, उनकी बेगम साहबा हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा ने मुझसे कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए मैं पार्टी में शामिल होनी चाहती थी, तो इन्होंने मुझसे कहा मेरी आओ भगत तो बहुत की, वो तो खैर इस खानदान में है, खाना वाना खिलाना ये वो, तो बेगम साहबा को भी बुलाया, साहबजादी को बुलाया, मगर ये कहा मैं कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूँ, जिस कश्मीर ने अली गिलानी पैदा किया है, जिस कश्मीर ने इकबाल पैदा किया है, जिसने चौधरी गुलाम अब्बास पैदा किया है और जिसने हजारों शहीद पैदा किए हैं, जिन्होंने हथेलियों पे जान रख के जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने तारीख इंसानी का एक ऐसा बाब रकम किया है कि मौरख के लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा, कोई शेक्सपियर ही उसको लिख सकेगा, कोई किसी आम आदमी मेरे जैसे आदमी के बस की बात नहीं होगी। उसमें ये फरमाते मैं कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूँ। इनके नफ्सियाती मसाइल हैं बेचारे के। अब मैं चौधरी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इनको बोलने दें, इनको मिलने दें, इनको शोर मचाने दें। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी पे भी कभी इतनी मकबूल नहीं हुई जितनी की मुसल्ले अफवाज है। जनरलों ने गलतियां की हैं, पहाड़ जैसी गलतियां की हैं, लेकिन अपनी फौज से हम मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए वो जान हथेली पर रखकर सियाचिन जाते हैं, वजीरिस्तान जाते हैं, कराची को अमन उन्होंने दिया, बलोचिस्तान को उन्होंने बचाया। ये पता नहीं किस मुगालते में है, बहुत गलत काम करेगी तो हम उस पर तनकीद करेंगे और सख्त तनकीद भी करेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे भाई हैं, वो कोई हमारे आका नहीं है, मुकद्दस गाय नहीं है, मगर ये क्या समझते हैं कि फौज की तजलील कर सकते हैं? इस मुल्क को आईन ने नहीं जोड़ रखा है, इस मुल्क को फौज ने जोड़ रखा है। चलिए शिदात चौधरी साहब से मिले लेते हैं, हारून साहब इसके ऊपर कमेंट ही नहीं है। ठीक, शिदात चौधरी साहब आप इस पे सर कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कराची की स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। मेरा ख्याल है मैं हारून साहब से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी हो, जब तक सियासी लीडरशिप और हमारी जो फौजी लीडरशिप है ये साथ मिलकर चलेंगे और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और बाकी जितने भी सियासत और रियासत के जो मामलात जो सपोर्टिंग उसके एलिमेंट्स होते हैं, जब तक और आवाम जब तक हम सब मिलकर इकट्ठे नहीं चलेंगे और आवाम की भलाई के लिए नेक नीति के साथ नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हम किसी भी सूरत अपने मुल्क को आगे इतनी तेज़ी से नहीं ले जा सकते जितना कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे जाए, लेकिन नहीं जा सका। और उसकी वजह यह है कि ये शख्सी हुकूमतें नहीं हैं। ये जब आपने पार्लिमानी निज़ाम दिया तो आपके मुझे बताइए 18वीं तरमीम के अंदर ये क्या तरीका है कि अच्छा आप वोट वहां पे देंगे जहां एक लीडर बोलेगा। चले 2-3 जगहों पे आपने कह दिया, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा कि जब आपके लीडर की बात के खिलाफ वोट दिया जाएगा तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपकी सीट खत्म की जा सकती। तो ये इस किस्म की शॉर्टकमिंग्स है हमारे, जहां पर आपका ज़मीर ही आपने गिरवी रख दिया अपने लीडर के आगे। आप किस किस्म की जमहूरियत की बात करते हैं? ज़मीर के बगैर जमहूरियत चल सकती है?
कोई कौन सा मुल्क है जहां पे ज़मीर के बगैर जमहूरियत चल सकती है? फिर आप गरीब, जो हमारा गरीब है 99% तो गरीब है हमारे, बाकी आम आदमी जो है वो तो 99% गरीब है, और सारे का सारा गरीब है हमारा बाकी जो मुल्क है। तो उस 99% से आप मजबूरी, उसकी मजबूरी जो होती है वो खरीदते हैं, वोट की शक्ल आप खरीदते हैं। और ये जो आपकी लीडरशिप है, जिसको आप कहते हो सेकंड टियर, थर्ड टियर फलाना, ये ज़मीर बेचते हैं अपना, उनसे वोट, उनकी मजबूरी खरीदते हैं और इनसे ज़मीर खरीदते हैं। तो ये है हमारी सियासत की मजबूरी। लेकिन बाहर सूरत इसी सियासत को ठीक होना है, इसी निज़ाम को ठीक होना है, हमने इसी को लेके चलना है। और मियाँ साहब को मैं एग्री करता हूँ कि गद्दारी मदारी का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप अगर इस तरीके से देखिए, हर सियासी लीडर अपनी बात ज़रूर करे, इसी तरीके से हम उसको बेहतर जान पाएंगे। हम बेहतर जान पाएंगे कि असल में इनका मेटल क्या है, ये बने किस चीज़ के हैं, और पाकिस्तान की अफवाज हैं या पाकिस्तान के बाकी अदारे हैं, उनको किस हद तक ये रिस्पेक्ट की नज़र, इज्जत की नज़र से देखते हैं या देखते ही नहीं है उस तरीके से। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासत भी बदल गई है, हमारा निज़ाम और तरीका भी अब बदलना चाहिए, तभी जाके ये अपनी अगली औलादों को जब ये पावर हैंड ओवर करेंगे तो वो औलादें कामयाब होंगी। वरना ये निज़ाम इसी तरीके से बिल्कुल से, जैसे कहते हैं ना, बिखरा बिखरा रहेगा, ये चल नहीं पाएगा, ये चल सकता ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप एक आम आदमी को सेंट्रलिटी नहीं देंगे, दरमियान में फोकस उसका नहीं रखेंगे, उस वक्त तक कोई सियासत, ये बिलावल को भी समझना चाहिए और ये मरियम बीबी को भी समझना चाहिए, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आम आदमी सेंटर में नहीं आता। उसके नाम का वोट मत लें, उसको एक्सप्लॉइट मत करें, उसको रिटर्न्स दें जमहूरियत की। जमहूरियत वोटों को गिनना नहीं है, जमहूरियत वोटों का रिटर्न देना है, उनके हकूक उनको दिए जाएं। जब आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है तो आप मुल्क की जमहूरियत की कैसे बात करते हैं? ठीक हो गया। अवाम को एक्सप्लोइट के हवाले से जो बात की शहजाद चौधरी साहब ने, अवाम को एक्सप्लोइट करने का एक नया तरीका भी आ गया, जिस तरह से साद रफीक साहब ने अपनी एक जलसे में उन्होंने इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ साहब के लिए जो उन्होंने जलसा निकाला, उन्होंने पंजाबी कार्ड इस्तेमाल किया। सिंध वाले हमेशा सिंधी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि कराची का जो मसला उठा है उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उर्दू कार्ड, मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल किया गया कि उर्दू हमारी जुबान है, हमारी ज़मीन हमें दी जाए, वही हमें काफ़ी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस सेगमेंट्स पे बात करूंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कराची से मुतालिक बात को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद चौधरी साहब से जो मैंने कमेंट लेना है अभी बाकी है। कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम मुहाजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने हिस्से से ज़्यादा सिंध और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। उर्दू हमारी ज़ुबान है, वो ना हो तो ये पूरा मुल्क गूंगा हो जाएगा, हमें हमारी ज़मीन दी जाए, हक दिया जाए। ये तो फिर लसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कराची में तो फिर बदअमनी फैल जाएगी। देखिए, मैं आखिरी बात उस मौजू पर कहना चाहता हूँ। जो नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं ना उसका, वो एटमी धमाके से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो पैसे लेने के लिए तैयार थे, अमेरिकी सदर ने जब उन्होंने ऑफर की थी। मजीद निजामी साहब ने उनसे कहा था कि अगर आपने धमाका न किया, बाकी लोग उनके साथ थे जब मजीद निजामी ये कह रहे थे, तो एक इख्तलाफी आवाज नहीं उठी थी। अगर आपने धमाका न किया तो हम आपका धमाका कर देंगे। मिलिट्री लीडरशिप धमाका चाहती थी। अयूब गौर साहब ने लिखा है, डॉक्टर कदीर अब इसकी गवाही दे चुके हैं। बाकी साइंसदान जाहिर है प्रेस में नहीं जाते, वो गवाही दे सकते। इनके हामी अखबार भी, इसमें नाम नहीं लेता, उन 3 अखबार नवीसों का तयन करें जो इनके जो एडवाइजर हैं, अखबार नवीस भी, और जो इनके करीबी एडवाइजर हैं जो आजकल तालिक हैं मरीम के, इनमें से किसी एक शख्स ने, सरकारी पार्टी के किसी एक आदमी ने डट कर धमाके के हक में बयान नहीं दिया था। बाकी लोगों ने दबाव डाला। अब देखिए, जहां तक ताल्लुक है ना लिसानियत का, ये अमराज उस वक्त पैदा होते हैं जब, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, माशरे में सिविल अदारे इंसाफ मुहैया नहीं करते। जब पुलिस इंसाफ नहीं करती, अदलिया नहीं करती, सिविल सर्विस नहीं करती, अब्बावाल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती, फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है, फिर लिसानी गिरोह जन्म लेते हैं। कोई इसमें शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की तख्लीक में महाजरों का किरदार बहुत रोशन है। पंजाब इस तहरीक में ताख़ीर से शामिल हुआ, उसकी वजूहात थी, सारी की सारी नेगेटिव वजूहात नहीं थी, उसकी और भी वजूहात थी।
सिंध ने असेंबली ने सबसे पहले रेजोल्यूशन किया, बंगाली लीडरों ने किया, लेकिन जिस आदमी ने इस तहरीक की क़यादत की थी उसका ताल्लुक कराची से था। वो न सिंधी था, न वो पंजाबी था, न बलोच था, न पश्तून था, न चित्राली था, न मेमन था, न बोरा था, वो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मुसलमान था और अल्लाह पे उसका तवक्कल था। उसे कभी मरूब नहीं देखा गया, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उस पर कभी खयानत का इल्जाम नहीं लगा, उसने कभी ग़ीबत नहीं की, उसने कभी वक्त ज़ाया नहीं किया, उसमें सूफिया किसी एक शान है। तो बाकी आबादी के हर तबके का हक है कि उसको उसके हुकूक मिले। कराची को उसके हुकूक से महरूम रखा गया। पहले वहाँ दहशतगर्दी की गई, फिर ये एक बुखार वहाँ चढ़ा, फिर ये लोग इस्तेमाल हुए एमक्यूएम के, और मगर अब चूंकि वहाँ सूरत हाल वो बदल चुकी है, अब कराची अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है। जो लोग हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने माजी में उसका साथ दिया है, मगर कराची के शहरियों का क्या कसूर है? दूसरा, कराची सिर्फ महाजरों का तो नहीं है। कराची में महाजरों की तादाद शायद सबसे ज्यादा हो, मगर क्या बलोच वहाँ नहीं रहते, पश्तून नहीं रहते, पंजाबी और सराइकी नहीं रहते, क्या सिंधी वहाँ नहीं रहते, हजारा के लोग नहीं रहते? तो उनको उनका हक दें। और सूबा तो एक अलग बहस है, और मगर बल्दिया को तो इख्तियारात दें। दुनिया का कौन सा जमहूरी मुल्क है जहाँ बल्दियात को इख्तियारात हासिल न हो? दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ दही आबादी से लाजम है कि वजीर आला बनेगा? भाई सारे सिंधी हैं, जब वो सिंध में रहते हैं तो सिंधी हैं। मशरकी जर्मनी पीछे रह गया था तो उसे उठाकर मगरबी जर्मनी के बराबर लाया गया था। भाई आप इंटीरियर सिंध को तालीम दें, हुनरमंद बनाने वाले अदारे दें और सहूलतें दें, असातिज़ा की तरबियत करें। मगर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कराची के साथ नफरत करें और उन्हें उनके हिस्से का कोटा भी हजम कर जाएं, उन्हें सरकारी मुलाजमतें भी न दें, पब्लिक सर्विस कमीशन भी उनकी बात न सुने। तो बहरहाल उनका हक है, वो सही कह रहे हैं। और बाकी उनका ये फरमाना सईद गनी साहब का कि पीटीआई भी जनाब एमकेएम बन गई, एक नई शक्ल है, अफसोसनाक बात है। उन्होंने बहुत कम तासुब का मुजाहरा पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है, उन्होंने भी किया है। बहुत से ने गलतियां की हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी ये जो मोटरवे बेल्ट है यहाँ से अपने वज़रा अक्सर जो मशीद चुने हैं, बहुत से ने गलतियां की हैं, उसको भूल जाएं और इंसाफ के साथ काम लें। देखिए, सिर्फ एक चीज है जो माशरे को कायम रखती है, मुंजबित रखती है, वो कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अल्बाब। ये बात याद रखो कि माशरे में जहां कोई गलती का मुर्तकिब हो उसको उसके गुनाह के बराबर सजा दी जाए। एक निजाम अदल के साथ, मुसावात के साथ, भाईचारे के साथ मुल्क कायम रहते हैं। ये ताकत के बल पे नहीं रहते। जरदारी साहब भी मुगालते में, बिलावल भी, मरियम भी, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब भी बड़े मुगालतों में मुब्तला है। अदल चाहिए माशरे को, अदल, अच्छी पुलिस, अच्छी अदलिया, अच्छी सिविल सर्विस। ठीक है, ये तमाम गिले शिकवे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के भी हैं हारून साहब के, सिंध की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको उनके जायज़ हकूक नहीं दिए जाते। शहजाद चौधरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि हमें एक बार फिर से मौका दिया जाए, इन्हीं वसाइल के अंदर इस शहर को बेहतरीन करके दिखाएंगे। और वैसे भी 4 साल में जिन्होंने सिर्फ इख्तियारात के लिए रोना रोया है, वो आज सूबे की डिमांड कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि मुस्तफ़ा कमाल को सामने, क्या हमें इस्तेमाल जो जिन लोगों को हमने देखा है कि शहर के लिए काम किया है उन लोगों को दोबारा से मौका देना चाहिए, या आप समझते हैं कि क़यादत यही रहनी चाहिए, अंदर कुछ और तब्दीलियाँ होनी चाहिए? नहीं, वो देखिए पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी की अपना अब तो इलेक्शन लड़ेगी ना, अब तो इलेक्शन लड़ के वहाँ पहुंचेगी। और अगर अगली दफ़ा जब इनके इलेक्शंस होते हैं उनके मेयर के लिए, तो अपना कैंडिडेट खड़ा करें। इनके जो डिप्टी हैं वो पहले डिप्टी मेयर थे वहाँ पे, तो इसलिए कोशिश करें अगर ये कर सकते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। बहरहाल ये तो एक अलग बहस हो गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140 के नीचे लोकल बॉडीज़ के ऊपर एक हियरिंग सुन रहा था रिसेंटली। मुझे अब ये नहीं पता कि उसके बाद काफ़ी अरसे से उसके बारे में खबर नहीं आई कि ये कहाँ गया मामला और क्यों ये इसको अभी तक किसी उसको अंजाम पे नहीं पहुंचा। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर ख़ास तौर पे अभी तक लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम होना चाहिए, जिस तरीके से जो उसका हक है। देखिए, सूबे की आवाज़ कब उठती है? सूबे की आवाज़ उस वक्त उठती है जब लोगों को हकूक़ नहीं मिलते, फिर लिसानियत आती है, फिर इलाकाई तासुब आता है, फिर सूबाई तासुब आता है,
फिर ये चीज़ें हैं जो कि आपको और बखेरती हैं, एक कौम को फिर बिखेरना शुरू कर देती हैं। जब आप इसका इलाज क्या है? बड़ा सिंपल इलाज है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ एम्पावरमेंट। आप पैसा नीचे करें, आप उसको फैसला साजी की कुव्वत, ये असल में सेंटर से तो ले गए सूबों के हेडक्वार्टरों के अंदर ये सारी की सारी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ताकत प्रेसिडेंट हाउस से दे दी है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने कहा 18वीं तरमीम के बाद मैंने सूबों को दे दिया, बहुत बड़ा काम किया। सूबों ने आगे से वो उसको पकड़ के रख लिया और उसे नीचे जाना चाहिए। तो कराची हो, हैदराबाद हो या कोई और शहर हो, मसला सिर्फ एक है, जब तक आप उसको लोकल बॉडीज के एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, सही निज़ाम नहीं रखेंगे, उस निज़ाम के साथ उसको फिर पैसा खर्च करने की और फैसला साजी की ताकत नहीं देंगे प्रॉपर उसके कंट्रोल्स के साथ, उस वक्त तक ये मामला ऐसे ही कोई ना कोई आवाज़ उठती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि उसका हल कोई और है। हमें सूबे की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोकल बॉडीज़ को ज़रूर सामने लेके आना चाहिए, सामने लेकर आना चाहिए। हारून साहब, मेरे पास आखिरी 3 मिनट होंगे। मैं चाह रही हूँ कि 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात जो हैं अमेरिका के हवाले से, उसी के ऊपर गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अब मिलिट्री अस्पताल में मुंतकिल हो चुके हैं, 24 घंटे कहा जा रहा है अहम है। ये बताइए कि कितना इम्कान है कि अगर वो सेहतयाब होकर वापस नहीं आते तो उनकी इलेक्शन मुहिम का क्या होगा? क्या कहीं पर कोई चांस है कि इंतखाबात मौखर हो जाएं? देखिए, अमरीकी आईन इस सिलसिले में बड़ा क्लियर है। अव्वल तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएंगे। वैसे उनकी सांस उखड़ रही थी जब उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। और वो देखिए, कुदरत का अजीब इंसाफ है, वो मजाक उड़ाते थे कोरोना का, तो कोरोना उन्हें हो गया, उनकी बेगम भी हो गया। खैर, अल्लाह ताला हर बीमार को सेहत दे, कोई अच्छी बात करनी है किसी की बीमारी का कुछ, है ना। लेकिन अगर ये शख्स रहेगा अमेरिका का सदर, सेहत तो उसे जरूर अल्लाह दे दे, तो ये अखलाकी इक़्तिदार का जनाजा निकलता चला जाएगा। जो आदमी एलानिया कहता है कि जल्दी वोट डालो, जो साफ जलसे में उन्होंने कहा मेरे हक में, और ये कहा अगर मैं हार गया तो मैं मानूंगा नहीं। सिस्टम क्लियर है, इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस मुलतवी कर सकती है, वरना वो चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, वो वोट उसी तरह उनके नाम पर डाले जाएंगे। बैलेट पेपर छप चुके हैं, कुछ वोट डाक डाले जा चुके हैं, कुछ लोगों ने वैसे भी वोट डाल दिया। अमेरिका में सिस्टम ये नहीं है कि एक ही दिन में वोट डाले जाए। तो माइक पेंस जो हैं वो उनकी जगह फराइज अंजाम देंगे, जिस तरह कैनेडी की मौत के बाद जॉनसन ने दिया, और भी बहुत से मौके पर यानी रैगन की जगह पे भी कुछ दिन नायब सदर ने काम किया, बुश की जगह कभी कुछ दिन नायब सदर ने काम किया। कांग्रेस अगर फर्ज कीजिए, कभी ऐसा हुआ नहीं है, बहुत पहले 1-2 दफा हुआ है, चंद दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए, जंगों में भी इलेक्शन हुए हैं। तो वो इसकी आखिरी सूरत फिर ये होगी कि अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो नैन्सी पेलोसी जो है वो कुछ अर्सा के लिए फराइज अंजाम देंगे, और वो भी अगर फर्ज कीजिए वो इनकार करते हैं तो लीगल उसमें मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो सीनियर मोस्ट, मुझे उनका नाम याद है, चार्ल्स डाल्विन उनका नाम है, वो सेनेटर वो ठीक। लेकिन कोई ना कोई इसका हल वो निकाल लेंगे। जब सिस्टम काम कर रहा होता है तो ये मसाइल नहीं होते। ठीक है हारून साहब, विजुअल पे इन्हिसार नहीं होता है। हारून साहब, मेरे पास आखिरी चंद सेकंड्स मौजूद है, 40 सेकंड मौजूद है। मैं चाह रही हूँ शहजाद चौधरी साहब, सर आपका भी लास्ट कमेंट चाहिए इसी मौजू पर। नहीं, देखिए, अब ये तो अब ये नहीं पता चल रहा कि आया इसकी मदद मिलेगी उसको, हो सकता है सिंपैथी वोट कुछ बढ़ जाए, और इतना अनडिसाइडेड किस्म का वहाँ पे इस वक्त सिलसिला है कि बड़ा मुश्किल है कि जो बाइडन और उसके अंदर कोई क्लियर फैसला कर पाए। तो जो अनडिसाइडेड वोट है, क्या वो इसकी मदद के लिए सिंपैथेटिक हो जाएगा, या ये कहेगा कि नहीं, ये आदमी देखो खुद अपने ही हमें गलत रास्ते पे लगा के खुद उसमें फंस गया, तो इसलिए इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आज के जो कमेंट्स हैं इनके अमेरिकन मीडिया पे, वो तो यही कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना किस रास्ते पे चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपके भी कीमती वक्त का। हारून साहब, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।